आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में और मैं हूँ आपकी मेज़बान तरन्नुम अली। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करवाएंगे जो जानिबे मंजिल अकेले ही बढ़ी है, इस उम्मीद के साथ कि लोग जुड़ेंगे और कारवां बनेगा। आपने दास्तान गोई के फ़न को जिंदा रखा। ये फ़न सदियों पहले हिंदुस्तान के दिल में बसता था, मगर वक्त ने कुछ ऐसी करवट बदली कि ये फ़न अपनी ही मौत मर गया। लंबे इंतज़ार के बाद फिर वो दौर आया जब लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और इस फ़न को वापस जिंदा कर रही है हिंदुस्तान की पहली खातून दास्तान गो फौजिया। ए मेरे वतन हिंदुस्तान जन्नत निशान, एक वक्त था कि तू फख्र रोजगार था और तेरी जमीन का जर्रा जर्रा फलक की जानिब महवे रफ्तार था। कि वही करखंदार क्या लमड़ा हुआ है, इन्होंने तुम्हें बुलाया है। मैंने किया, अबे पहले ये बता कि करखंदार क्या लमड़ा हुआ है या इनकी बीवी किया। जर जमीन जुबान उसिया चारों के घर, मियाँ यहाँ क्या धरा है। अरे जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठेंगा बाजे। इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। शुक्रिया तरन्नुम। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो दास्तान गोई है ये क्या है? दास्तान गोई नाम है उस फन का जिसमें दास्तानें बयान की जाती हैं। दास्तान यानी लंबी कहानी, गोई यानी कहना। दास्तानी यूँ तो बहुत सी सुनाई गई हैं, मगर इनमें सबसे ज्यादा मशहूर हुई अमीर हमजा की दास्तान। जी। अमीर हमजा अमीर बातौकीर बेटे सैयद ख्वाजा मुत्तलिब सरदार खाना काबा के हैं और हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा लगते हैं। और आप इन दास्तानों में मुकाबला करते हैं उन जादूगरों से और बादशाहों से जो खुद को खुदा कहते हैं या दूसरे खुदाओं की इबादत करते हैं। और इन दास्तानों में अमीर हमजा का साथी है अमर अय्यार, जो कि बहुत ही शातिर, बहुत तेज़, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है। तो यूँ तो दास्तानें बहुत सी सुनाई गई हैं, बोस्निया से लेकर अलजाइर तक, मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक, मगर इस फ़न ने सबसे ज़्यादा तरक्की पाई हिंदुस्तान जन्नत निशान में। मतलब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इसे पसंद किया गया। दास्तान से कैसे जुड़ गई? मुझे याद है मेरी नानी जान बहुत अपनी बचपन के किस्से हमें सुनाती थी और उसमें छम्मो आपा और इस तरह की चीज़ें जो कैरेक्टर्स बेस्ड कहानियाँ होती थी ना, वो हमें सुनाती थी और मुझे बड़ा मज़ा आता था सुन के। तो मैं जब स्कूल जाती थी, जैसे जब तो मुझे सारी मेरी सहेलियाँ छोटी छोटी घेर के बैठती थी और कहती थी अच्छा वो वाली कहानी सुनाओ, तुम्हारी नानी जान ने कल कौन सी कहानी सुनाई, वो कहानी सुनाओ। तो बचपन से ही ना लोग मुझे कहते थे कि अच्छा वो वाली बात सुनाओ फौजिया, या कोई भी बात होती ना फौजिया सुनाएगी, ये बहुत मज़े से सुनाती है। तो मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरा दास्तान गोई का सफ़र उस वक्त शुरू हो चुका है। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई की, मैंने जामिया से मास्टर्स किया एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, और फिर मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया। और लेकिन ये कहानियाँ मैं सुनाती रही, पढ़ती रही। लोग मुझे नहीं मालूम था कि लोग मुझसे खुद कहते थे प्लीज़ सुनाओ ना, तुम सुनाओ ना, तुम सुनाओ ना। फिर 2005 में मेरे दोस्त हैं प्रभात, और वो जानते थे कि मैं इस तरह की कहानियाँ बहुत सुनाती हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा तुमने दास्तान गोई देखी है? तो मैंने कहा नहीं। तो दयाल सिंह कॉलेज में उस वक्त महमूद फारूकी और दानिश हुसैन परफॉर्म कर रहे थे। दास्तान गोई को दोबारा जिंदा करने का जो पूरा क्रेडिट है वो जाता है जनाब शमसुर रहमान फारूकी साहब को, जो कि उर्दू के बहुत बड़ी क्रिटिक हैं, और महमूद फारूकी और दानिश हुसैन, इन तीनों ने मिलके इस पूरे फ़न को उस वक्त वो शुरुआत कर रहे थे। तो मैं गई और दयाल सिंह कॉलेज में उनका शो था और मैंने जाके उनसे कहा कि मुझे दास्तान गोई सीखनी है। तो वो हंसने लगे क्योंकि उस वक्त तो कोई जानता भी नहीं था 2006 में कि दास्तान गोई है क्या। और उन्होंने कहा अच्छा क्या, तो कहने लगे ठीक है तो आप आओ और सीखना शुरू करो। तो वहाँ से मेरा ये पूरा सफ़र शुरू हुआ। तो मेरी वो पूरी तालीम जो है वो 5-6 साल चली और मैंने वहाँ से सीखा। तो क्या आपने इस सोच के साथ आप कहें कि मुझे दास्तान गो बनना है इसलिए सीखा, या फिर ऐसे ही एज अ हॉबी? मेरे ख्याल से तरफ दास्तान गो तो मैं थी, मतलब बचपन से थी मैं। और मुझे जैसे इसमें ना बहुत एग्जेजरेट करते हैं, है ना, तो इसमें जब भी ये जो दास्तानें होती हैं बहुत लार्जर देन लाइफ होती हैं, अमीर हमजा की जितनी भी दास्तानें। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये दास्तान गोई है, ये जो मैं कर रही हूँ ये दास्तान गोई है। तो वो सफ़र शुरू हुआ वहाँ से और वो अभी भी कायम है, चल रहा है। तो घर वालों ने कुछ कहा? जैसा मुझे मालूम है आपकी अम्मी ने कहा था ये कहानियाँ एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देंगी। हाँ। तो ये उन्होंने किस वजह से कहा था? असल में हुआ ये कि जब मैं सुबह से शाम तक जॉब करती थी, मैं लेक्चरर थी SCRT में, और 9 to 5:30 मेरी जॉब होती थी। उसके बाद मेरी रिहर्सल होती थी
और मैं घर पहुंचती थी कम से कम 11 साढ़े 11 बजे, और शुरुआती दौर में तो रिहर्सल होती थी 8 बजे। तो मैं रात को 12 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचती थी, सोचिए। तो दानिश हुसैन मुझे जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पर ड्रॉप करते थे और मैं फिर वहाँ से मैं अंदर जाती थी। तो मेरी अम्मी को लगता था कि ये हो क्या रहा है भाई, मतलब सुबह की लड़की निकली होती है, रात के 12 बजे घुसती है घर में। तो तब वो कहती थी कि देखो ये जो तुम कर रही हो मुझे नहीं मालूम, मतलब तुम जैसे खाने सुनाती हो वैसे सुनाओ ना, ये सब तुमने क्या ये शौक पाल लिए हैं, हफ्ते में 1 दिन चली जाया करो। तो किसी को ये नहीं समझ में आता था कि हफ्ते में 4 दिन रिहर्सल है तो वो है, वो तालीम है तो वो है। लोगों को लगता था मतलब क्या है, ऐसा क्या सीख रही है। तो फिर जो आपकी अम्मी ने ये बात कही थी, उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली, किस तरीके से कहा था? उन्होंने कहा था देखो बेटा, ये जो तुम कहानियां सुना रही हो ना, ये तुम्हें एक दिन ज़रूर मुश्किल में डालेंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो मुझे वार्न करती थी। तो मैं कहती थी हाँ अम्मी, जब मुश्किल में डालेंगी तो तब देखेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुश्किल में नहीं डाला, और मेरे सफ़र का जो आगाज़ है वो मुश्किलों भरा है, मगर और तरह से, मगर मुझे दास्तानों ने मुश्किल में नहीं डाला। तो कोई दास्तान छोटी सी अभी हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। मेरी एक बहुत ही मेरे दिल के करीब दास्तान है। असल में पुरानी दिल्ली से हूँ मैं, और पुरानी दिल्ली में कि जब भी लोग बात करते हैं तरन्नुम, मैं हमेशा कहती हूँ लोग वहाँ के खानों के बारे में बात करते हैं, लोग वहाँ के कपड़ों के बारे में बात करते हैं, मगर वहाँ की दीवानी औरतें और पगले आदमियों के बारे में कोई बात नहीं करता। तो कुछ ऐसी बातें अशरफ सुबही दहलवी साहब ने अपनी किताब में की हैं, दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। उसमें खाका है घुम्मी कबाबी, वो मुझे बेहद पसंद है। और जो मैं अभी जो शायरी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसको हम कहते हैं साक़ीनामा। हर दास्तान से पहले एक साक़ीनामा पढ़ा जाता है जो शराब पिलाने वाले की तारीफ से होता है, लेकिन वो अमीर हमजा की कहानी या तिलिस्म होशियरा की कहानियों में था। तो जब हमने घुम्मी कबाबी हमने सुनाई, तो ये तो एक स्केच था जो लिखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि इसका तो साक़ीनामा है नहीं, तो मेरे दोस्त हैं अज़हर इकबाल, मैंने उनसे कहा कि आप इसकी शुरुआत की एक पोइट्री मुझे लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर लिखूंगा। तो उन्होंने ये लिखा जो मैं अब आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो अहद घुम्मी की वो दास्ताने कबाब, सुन के रक़्सा हो जिसको जामे शराब, वो फसाहत ज़ुबाने दिल्ली की, वो बलागत ज़ुबाने दिल्ली की, जामा मस्जिद का वो जहान अदब, और घुम्मी का वो बयान अदब। बाद मगरिब दुकान लगाता था, कीमा फिर सीख पर चढ़ाता था, आग मध्यम सी वो जलाता था, तीर बातों की क्या चलाता था, सीख से जब महकती बुए कबाब, दिल खिंचा जाता था बसुए कबाब। तो हाजरीन, घुम्मी कबाबी को कौन नहीं जानता? अजी जनाब, सारा शहर जानता है। जब तक ये जिंदा रहा, कबाबों की दुनिया में इससे ज्यादा दिलचस्प कोई कबाबी ना था। अजी जामा मस्जिद की सीढ़ियों से लेकर इधर दिल्ली दरवाजे तक और वहाँ हपश खां के फाटक तक इसके कबाब लोग चटखारे ले लेकर खाते थे। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी पर मियाँ घुम्मी के कबाबों ने अपना सिक्का बिठा रखा था। भाई दुकानें तो आज भी हैं और कबाब भी उन पर बिकते हैं, मगर वो बात कहाँ मौलवी मदन की सी, ना वो घुम्मी की सी मजेदार बातें हैं और ना ही वो कबाब बेचने का ढंग है। तो ये शुरुआत है घुम्मी कबाबी की दास्तान। आपने इतने मज़ेदार तरीके से बताया कि मुझे लगा मैं कबाबों की दुनिया में पहुंच गई हूँ। आप सीखने लगी दास्तान गोई, उसके बाद आपका सफ़र किस तरह से शुरू हुआ? उसके बाद परफॉर्मेंसेस शुरू हुई और एक बार मुझे मालूम है मैं एक बार दास्तान गई तो वहाँ पर एक शख्स आया कि आप कैसे दास्तान गोई कर रही हैं? तो मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि औरतें तो दास्तान गोई नहीं करती हैं, तो आप कैसे दास्तान गोई कर रही हैं? तो मैंने कहा उस ज़माने में लोग औरतें दास्तान गोई नहीं करती थी, क्योंकि जबकि हम बात कर रहे हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जब ये महफिलें जमती थी और ये शाम की महफिलें होती थी, तो बाकायदा वो आए मेरे पास और मुझे टोका इस बात के ऊपर कि आप कैसे दास्तान गोई कर रही हैं। तो फिर आपने क्या कहा उन्हें? फिर मैंने कहा औरतें दास्तान गोई नहीं करती, ऐसा जिंदगी में होता नहीं है ना कि जो काम जो नहीं करता है। औरतें तो क्रिकेट भी नहीं खेलती थी, अभी लेकिन अब खेल रही हैं। तो दास्तान गोई तो एक फन है, वो क्यों नहीं मैं कर सकती? तो वो एक चैलेंज की तरह मैंने लिया उस वक्त। और लोग मुझे पूछते थे औरत दास्तान गो, वुमेन दास्तान गो। थोड़ा मुश्किल होता है, इतनी सारी ऑडियंस होती है और एक अकेली औरत स्टेज पे बैठ के आपको कहानी सुना रही है। मेरे साथी होते हैं जो कि या तो फजल परफॉर्म करते हैं या फिरोज परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो एक सबसे जो अहम चीज़ जब मैंने दास्तान गोई करनी शुरू करी, क्योंकि ये आदमियों को कुछ कुदरत ने नवाजा है ना, आदमियों की आवाज़ लार्जर देन लाइफ होती है, उनका जो थ्रो होता है वो आवाज़ का ज़्यादा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे भी अल्लाह ने आवाज़ से तो अच्छा खासा नवाज ही दिया था। तो मुझे लगा कि औरत की जो एक नस्वानियत होती है, जो उसका एक फेमिनिज्म है, वो मैं स्टेज पे लेकर आऊँ एज ए दास्तान गो। तो वो जो उसकी एक नाजुकी है, वो जो एक अदा है, मतलब वो भद्दा भी ना लगे
और वो बहुत बैलेंस फॉर्म में रहे। आपका जो फोकस है वो सिर्फ जो भी सुना रहा है उस पर है, तो उसको बैलेंस करना एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो छिछलापन ना आए आपकी परफॉर्मेंस में, वो एक चैलेंज है। जैसे आपने आवाज़ की बात कही, हाँ, तो इसके अलावा, आवाज़ के अलावा और क्या क्या चाहिए एक दास्तान गो बनने के लिए? देखिए, दास्तान गो बनने के लिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो भी अपने आप को दास्तान गो कहें, कम से कम उन्हें उर्दू लिखना और पढ़ना तो आना चाहिए, बेसिक, ठीक है। उसके बाद मैं कहती हूँ एक आलम दीवानगी चाहिए आपको दास्तान गो बनने के लिए। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने दास्तान गोई सीखी, 1-2 शो किए और उसके बाद, क्योंकि हमें लगता है ना, अरे क्या कर रहे हैं, बस सफ़ेद कपड़े पहन के बैठी हुई हैं और याद करके बोल रही हैं, ये नहीं है। कम से कम मुझे 5-5 घंटे की रिहर्सल चाहिए होती है जब भी मैं कोई नया प्रोडक्शन कर रही होती हूँ। 5-5 घंटे हम लोग रिहर्सल्स करते हैं, मतलब इतने पूरे टेक्स्ट को हमें याद करना होता है 2 लोगों को बैठ के, फिर हमें अपना तालमेल बिठाना होता है, वो जो टाइमिंग है आपकी वो करेक्ट आनी चाहिए। दूसरे बंदे को ऐसे उठाना होता है कि वो जब आपकी लाइन खत्म हो, ऑडियंस को आप ब्रेक ना दें, उसको पता नहीं चले कि कब दूसरे बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी। तो एक तो आवाज़, दूसरी आपकी अदायगी, आपका तलफ़ुज़ ठीक होना चाहिए। काफ़ी बार मुझे लोग बोलते हैं, तो अब हमारे साथ स्टेज पे आ रही हैं फौजिया जी, तो अब फौजी, तो कम से कम आपका शीन, काफ, जे ये दुरुस्त होना चाहिए। हर दास्तान गो की दास्तान गो इसलिए अलग होती है तरन्नुम, क्योंकि वो अपनी शख्सियत का असर उसमें लाता है। जैसे आपकी शख्सियत है वो आपकी परफॉर्मेंस में झलकेगी। इसमें बहुत कम औरतें हैं। हाँ, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में 4 या 3 होंगी। जी, जी, जी। और ये एक तरह से मर्दों की दुनिया है, इसमें अपनी जगह बनाना एक औरत के लिए कितना मुश्किल है? काफ़ी मुश्किल है तरन्नुम, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है जब एक औरत स्टेज पर आती है, तो आप जानती हैं कि एक तो वैसी औरतों के लिए मुश्किल है, लेकिन जब आप औरत स्टेज पर आती है तो उनको लगता है कि अरे हमने तो कभी देखा ही नहीं, अच्छा देखते हैं, चलिए आपको भी सुनते हैं, हमने तो सिर्फ मेल दास्तान गो को सुना है, अच्छा आप क्या सुना रही हैं। उसके बाद वो ये देखते हैं आपकी अदायगी कैसी हो रही है, आपकी आवाज़ का थ्रो कैसा है, वो ये सब देखते हैं, कहते हैं हाँ अच्छा था, मतलब ऐसे मैं अच्छा था। औरतें बड़ी खुश होती हैं मुझसे, औरतें कहती हैं अरे वाह आप बड़ी खुश हुई हमें, आप मतलब वुमेन दास्तान गो हैं और आप कहानी सुनानी हो। स्पेशली जब मैं नन्ही की नानी सुनाती हूँ, जिसमें चुगताई की कहानी है, जिसको वो मुझे मेरे दिल के बड़े करीब है वो भी कहानी, और मैं उसे सुनाती हूँ। तो जब मैं जयपुर में थी तो लोग रो रहे थे, जब मैंने वो कहानी ख़त्म करी, लोग उस कहानी के बाद रो रहे थे। हम भी ये कहानी ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। तो उसकी छोटा सा एक बात मैं आपको सुनाती हूँ, इसमें चुगताई साहिबा ने लिखी है, इसका नाम है नन्ही की नानी। तो नन्ही की नानी का असली नाम तो अल्लाह जाने क्या था, लोगों ने कभी उन्हें इस नाम से याद ना किया। जब छोटी सी गलियों में नाक सुड़सुड़ाती फिरती थी तो बफातन की लौडिया के नाम से पुकारी गई, फिर कुछ दिन बशीरी की बहू कहलाई, और फिर बिस्मिल्लाह की माँ के लक़ब से याद की जाने लगी। और जब बिस्मिल्लाह जापे के अंदर ही नन्ही को छोड़कर चल बसी, तो वो नन्ही की नानी के नाम से आखिरी दम तक पहचानी गई। दुनिया का कोई ऐसा पेशा ना था जो नन्ही के नानी ने इख्तियार ना किया हो। कटोरा गिलास पकड़ने की उम्र से वो तेरे मेरे घर में 2 वक्त की रोटी और पुराने कपड़ों के एवज ऊपर के काम पर धर ली गई। अब ये ऊपर का काम कितना नीचा होता है, ये कुछ खेलने कूदने की उम्र से काम पर जोत दिए जाने वाले ही जानते हैं जनाब। नन्हे मियाँ के आगे झुंझुना बजाने की गैर दिलचस्प ड्यूटी से लेकर बड़े सरकार की सर की मालिश तक ऊपर के काम की फहरिस्त में आ जाती है जनाब। जिंदगी की भागदौड़ में कुछ भूलना बिसरना भी आ गया और जिंदगी के कुछ साल मामागिरी में बीत गए। पर जब दाल में छिपकली भगाड़ दी और रोटियों में मक्खियां पिरोने लगी तो मजबूरन रिटायर होना पड़ा। उसके बाद तो नन्ही की नानी सिर्फ लगाई बुझाई करने, इधर की बात उधर पहुंचाने के सिवा और किसी कर्म की ना रही। भाई लगाई बुझाई का पेशा भी खासा मुनाफा बख्श होता है, मोहल्ले में खटपट चलती ही रहती है। अगर मुखालिफ कैफ में जाकर होशियारी से मुखबरी की जाए तो खूब खातिर मदारात होती है। अगर ये पेशा कै दिन चलता, नानी लुतरी कहलाने लगी, और फिर दाल गलती ना पाकर नानी ने आखिरी और मुफीद तरीन पेशा यानी कि मुहज़्ज़ब तरीके पर भीख मांगनी शुरू कर दी। खाने के वक्त नानी नाक फैलाकर सूंघती कि किस घर में क्या पक रहा है। बेहतरीन खुशबू की डोर पकड़कर वो घर में आन बैठती। ए बेबी, घुइयां डाली हैं गोश्त में? वो बेतकल्लुफी से पूछती। अरे नहीं बुआ, घुइयां नहीं गोड़ी आजकल गले कहाँ हैं, आलू डाले हैं। हाय सुभान अल्लाह, क्या खुशबू है, अल्लाह रखे बिस्मिल्लाह के बाबा को आलूओं से इश्क था।
रोज यही कि बिस्मिल्लाह की माँ, आलू गोश्त आलू गोश्त। अरे अब तो महीनों गुजर जावे जो आंखों से दिख भी जावे। ये बीवी हरा धनिया छोड़ दिया, वो एकदम फिक्रमंद हो जाती। नहीं नानी, धनिया निगोड़ा सब मारा गया, अब मुआ सक्के का कुत्ता कल क्यारी में लौट गया। अरे हाय, बगैर हरा धनिया के आलू गोश्त क्या खाक मजा देगा। हकीम जी के यहाँ तो मनो लगा है। नहीं नानी, हकीम जी के लौंडे ने कल शब्बन मियाँ की पतंग में कंकी लगा दी। उस पर मैंने कहा खबरदार जो यहाँ कदम रखा तो अरे मैं कोई तुम्हारे नाम से थोड़ी मांगूंगी। और नानी स्लीपर संभाल बुर्का सटपटाती हकीम जी के यहाँ जा पहुँचती। तो ये थोड़ी सी शुरुआत है जो नन्ही की नानी की है। मन कर रहा है कि आप बोलती रहें और मैं सुनती रहूं, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे सुनने में। मैं जानना चाहती हूँ इसमें तरह तरह के एक्सप्रेशंस आपने यूज़ करे, तो आप कभी किसी नए इंसान से मिलती हैं या कभी कोई सीरियल देख रही हो, फिल्म्स देख रही हो, तो उसमें एक्सप्रेशंस जो है आप उन्हें ऑब्जर्व करती होंगी, और जो आवाज़ है उसका जो बैलेंस है वो किस तरह से बनाए रखना है, कितनी मेहनत है इसके पीछे? मुझे लगता है कि ये जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ मेरी तरबियत हुई है पुरानी दिल्ली, जैसे हमारी आपा छम्मू आती थी, आपा छम्मू का अपना एक अंदाज था बात करने का। तो और मुझे ना बहुत शुरू से ना जैसे बच्चे खेलते हैं ना, मैं उनमें घुस घुस के बैठती थी। बचपन से ही मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, तो मैं उनके साथ, और मैं आपा छम्मो को सुनती थी और मुझे बड़ा मजा आता था। आपा छम्मो जिस तरह से बोलती थी, अरे बीवी है वो तो कह रही हम तो डॉक्टर से ही करेंगे, अरे भाई बताओ दिमाग खराब हो गया निगोड़ी का। तो वो इस तरह से बातें करती थी और मैं सुनती थी। तो अम्मी कहती तुम यहाँ क्यों घुसी हुई हो, तुम्हें क्या मजे आते हैं यहाँ पर। तो वो जो मैंने उन लोगों को सुना है, आपा छम्मो को, या हमारे यहाँ एक आते थे चचा खलील, वो जिस तरह से बात करते थे, तो नाना से जिस तरह से बात करते थे, मेरे अब्बा से जिस तरह से बात करते थे, वो जो मैं सुन सुन के बड़ी हुई ना तरन्नुम, वो एक्सप्रेशंस मुझे याद हैं। तो जब मैं ये टेक्स्ट पढ़ती हूँ, चाहे मैं घूमी कबाबी पढ़ूँ, चाहे मैं नन्ही की नानी पढ़ूँ, चाहे मैं चचा छक्कन पढ़ूँ, जब मैं वो टेक्स्ट पढ़ती हूँ तो मैं उस लहजे को पकड़ पाती हूँ। तो वो नेचुरल आता है, क्योंकि ये मुझे लगता है ये मेरे खून में है। ये तो सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। जब मैं कोई भी कहानी पढ़ती हूँ तो वो फ्लेवर, तो सब कहते हैं भाई दिल्ली का फ्लेवर तो आता ही है फौजिया का। मुझसे हमेशा लोग पूछ लेते हैं आप दिल्ली से हैं क्या, तो वो लोग पकड़ लेते हैं मेरे लहजे से। अगर मैं कहानियों की बात करूं, पुराने वक्त में तो बहुत ज़्यादा मशहूर थी, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, फिर ये धीरे धीरे ख़त्म कैसे हो गई? आखिरी दास्तान को मीर बाकर अली 1928 में उनका इंतकाल हुआ, और वो पहाड़ी भूजला पे उनका इंतकाल हुआ जहाँ की मेरी पैदाइश है पुरानी दिल्ली में। तो उसके साथ ही ये उस वक्त कोई सीख नहीं रहा था, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टीवी रेडियो अखबार ये सब आ चुके थे, ठीक है। तो जब आ गए थे तो लोगों का रुझान उस तरफ हो गया था, और लोगों की ज़िंदगी में और दिलचस्पी के सामान आ गए थे। तो उन दिलचस्पी के सामानों ने इस आर्ट फॉर्म को काफ़ी जो है ख़त्म करा, लेकिन शम्सुल रहमान फारूकी साहब ने इस पर काफ़ी काम किया, फिर महमूद फारूकी और दानिश हुसैन ने इस पर काफ़ी काम किया, उन्होंने उसको रिवाइव किया, और फिर मैं उनके साथ जुड़ी और हमने ये सफ़र शुरू किया। बात ये नहीं दास्तान गोई में कि आपको दास्तान गोई में एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आए, लेकिन जो हम कह रहे हैं, जिस तरह से हम सुनाते हैं, लोग ऐसे करके सुनते हैं और वो हिलते भी नहीं। एक बादशाह बड़े शौकीन हुआ करते थे, अकबर बादशाह बड़े शौकीन हुआ करते थे। अकबर बादशाह के ज़माने में उनके दरबार में दास्तान गो होते थे। उन्होंने एक पूरा हमजा नामा उन्होंने किया था, इसमें वो पेंटिंग्स बनवाई थी उन्होंने तिलिस्म होशरुबा पर। पूरा तिलिस्म होशरुबा भी बेस्ड था वो पूरा प्रोजेक्ट हमजा नामा। आप अगर गूगल करेंगी तो आपको मिल जाएगा। और वो इतने ज़्यादा शौकीन थे। गालिब ने कहा कि आज मुझे तिलिस्म होशरुबा का एक दफ्तर मिल गया, 2 शराब की बोतलें मिल गई, मुझे ज़िंदगी से और क्या चाहिए। तो ये सब कदरदान थे दास्तान गोई के उस ज़माने में। आपने जब बताया बचपन में आपने अपनी नानी से आप कहानियाँ सुना करती थी, लेकिन अगर आज के बच्चों की बात करें तो आज के बच्चों के पास ना नानी है ना दादी है कहानी सुनने के लिए, तो वो सिर्फ कार्टून ही देखा करते हैं। आजकल के दौर में माँ बाप को ना ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रियलाइज़ हो रही है। जैसे संजय रॉय करते हैं कहानी फेस्टिवल, उसमें कहानियाँ होती हैं और बच्चे आते हैं और बहुत बड़ी तादाद में आते हैं बच्चे। तो ये भी उस तरह का भी एक रिवाइवल शुरू हो गया है तरन्नुम, जब पेरेंट्स समझ रहे हैं कि कहानियों की क्या अहमियत है। हम ये कहते हैं बच्चों ने कहानियाँ सुननी बंद कर दी, भाई हमने सुनानी बंद कर दी है। बच्चे तो आज भी कहानी सुन रहे हैं, बच्चे तो आज भी मैं जाती हूँ, वो हिलते नहीं, उन्हें मज़ा आता है। आप उनके हाथ में 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा है, आप उनके हाथ में टैब थमाओगे, वो टैब की तरफ राग़िब होगा। आप उसके हाथ में एक किताब थमाओगे, वो किताब की तरफ राग़िब होगा। आप जब बाहर जाती हैं, बाहर भी जाती होंगी परफॉर्म करने, तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है बाहर? बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। मैं दुबई गई थी लास्ट ईयर और मैंने वहाँ पे घूमी कबाबी नन्ही की नानी सुनाई, तो लोग कह रहे थे कि नहीं, मतलब ये महफिल ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और मतलब जावेद अख्तर साहब थे वहाँ पर, उन्होंने सुना। जब मैंने AR रहमान का भी जो कॉन्सर्ट हुआ था उसको मैंने ओपन किया था, द सूफी रूट, उसमें हमने दास्तान खुसरो पेश करी थी। वहाँ पे जावेद अख्तर ने कहा कि उन्होंने भी दुबई में सुना था, अरे आप दास्तान पेश कर रही हैं? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए आप, क्योंकि वो बिजी थे, मसरूफ़ थे, उन्होंने कहा नहीं ये दास्तान तो मैं ज़रूर सुनूंगा। और उन्होंने पूरी दास्तान
बैठ के सुनी। जिसका क्रेडिट मैं पूरा देती हूँ मेरे राइटर डायरेक्टर जनाब दानिश इकबाल साहब को। वो जितनी मेरी कंटेम्प्रेरी कहानियाँ हैं तरन्नुम, जो मैंने दास्तान गांधी की है, दास्तान खुसरो की है, दास्तान महाभारत की है, वो सब वही लिख रहे हैं। और मेरा जो काम है पूरा वो कंटेम्प्रेरी ज़्यादा है अब। क्योंकि हम जैसे अभी मैं राधिका चोपड़ा के साथ एक प्रोडक्शन कर रही हूँ गज़ल का सफ़र, जिसमें राधिका चोपड़ा गाएंगी और मैं गज़ल के बारे में एक पूरी दास्तान बैठकर कैसे गज़ल का इर्तिका हुआ और कैसे वो बढ़ी और कौन कौन शायर है वो हम करने जा रहे हैं। दास्तान गोई से उर्दू को क्या फ़रोग़ मिल रहा है? दास्तान गोई से उर्दू को ये फ़रोग़ मिल रहा है तरन्नुम, क्योंकि लोग कम से कम इस बहाने उर्दू सुन रहे हैं। और अब आजकल जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ, जो कि अच्छा ट्रेंड है मेरी नज़र में, कि उर्दू अब एक फैशनेबल लैंग्वेज के तौर पे उभर रही है। और ऐसी बात नहीं है, लोगों को उर्दू का शौक़ है। आप रेख्ता इसका सबूत है। जब रेख्ता होता है दिल्ली में, आप देखिए लोगों काफ़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं और आलम दीवानगी में लोग पहुँचते हैं। ऑडियंस तो तैयार है आपकी, वो तो सुनने के लिए तैयार है। अब ये हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम उन्हें एक अच्छा कंटेंट दें, हम उन्हें एक कंटेम्प्रेरी कंटेंट दें, साथ साथ हम उन्हें पुरानी जो शायर हैं उनके बारे में हम उन्हें बताएं। तो मेरा तो यही पूरा सफ़र रहेगा 2018 में, नई नई प्रोडक्शंस लाना और नए तरीके से लाना और लोगों तक पहुंचाना। क्या आप कुछ नए लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जामिया में दास्तान गोई पढ़ा रही हूँ। जामिया का जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, मैंने वहाँ पे पूरी दास्तान गोई मैं हर सैटरडे जाके पढ़ाती हूँ। बल्कि अभी मेरे पास कम से कम 60-70 कॉपीज़ मेरे घर पे रखी हुई हैं जो मुझे चेक करनी है। बाकायदा पेपर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस बार। मैं लेडी विमेन कॉलेज में गई थी और उनका जो होम साइंस का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर मैंने उन बच्चों के साथ वर्कशॉप की बाकायदा 10 दिन की दास्तान गोई पर। और हमने जो मेंटल हेल्थ की जो उनके रियल केसेस थे, उन बच्चों को मैंने तैयार किया। उन्होंने मेंटल हेल्थ पे कहानियां सुनाई हैं दास्तान गोई के जरिए। तो मैं सिर्फ इसको, मैं ये नहीं चाहती कि लोग मेरे जो आर्ट है उसको सिर्फ इस तरह से देखें कि अच्छा आइए कहानी सुनिए और जाइए। मेरा मकसद उसको सोशल कॉज से जोड़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। आपसे बातें करने में मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, लेकिन वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। तो चलते चलते हम ज़रूर चाहेंगे कि आपसे एक दास्तान और सुने। चचा छक्कन ने तस्वीर ठानी। तो चचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या ले लेते हैं, घर भर को तिगली का नाच नचा देते हैं। आबे लौंडे जाबे लौंडे, ये कीजो वो दीजो, घर बाजार एक हो जाता है। भाई दूर क्यों जाओ, परसों पड़ले रोज का जिक्र है। दुकान से तस्वीर का चौकठा लग कर आया, उस वक्त तो दीवान खाने में रख दी गई। कल शाम कहीं चची की नजर उस पर पड़ी, बोली छुट्टन के अब्बा तस्वीर कब से रखी हुई है? खैर से बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गई तो ₹1-2 का धक्का लग जाएगा। कौन टांगेगा इसको? टांगता और कौन, मैं खुद टांगूंगा। कहने के साथ ही चचा शेरवानी उतार टांगने के दर पे हो गए। नन्हे को पुकारा, भाई लल्लू जरा जाकर तुम हथौड़ा ले आओ। और बन्नो बेटे जाओ जरा अपने बस्ते में से वो फूटा निकाल लाओ। और हाँ भाई वो सीढ़ी की जरूरत भी तो होगी हमको। अरे भाई लल्लू तुम जरा जाकर किसी से कह देते कि वो सीढ़ी यहाँ कर लगाते, और हाँ वो लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी ले आते बेटा, तो क्या खूब होता। छुटन बेटे चाय पी ली तुमने? जाना जरा अपने हमसाए मीर बाकर अली के घर, कहना अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है कि आपकी टांग अब कैसी है, और कहना वो दे दीजिए, क्या नाम है उसका, पलोल था कि टलोल, आला जाने क्या था। खैर तुम बस ये कह देना कि वो जो आपके पास आला है ना जिससे सीध मालूम होती है, वो जरा दे दीजिए, तस्वीर टांगने को चाहिए। जाना मेरे बेटे, और हाँ सलाम जरूर करना, और देखियो टांग का पूछना ना भूल जाना। तो ये पूरी मेरी दास्तान है जो बच्चों के लिए है, जो मैं ज़रूर बच्चों को सुनाती हूँ। चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी। बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप कहानियाँ बताती हैं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तरन्नुम। हमारी क़ुव्वत परवाज़ का सानी नहीं कोई, मगर परवाज़ पर अपनी कहाँ हम नाज करते हैं। उकाबी हौसला रखते हैं हम ऊंची उड़ानों में, हमारी रहनुमाई में सभी परवाज़ करते हैं। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही हस्ती के साथ। आदाब।